बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। अच्छे से पिछला जो हमारा टॉपिक था वो था लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस। तो लिविंग वर्ल्ड इन स्पेस के अंदर हमने जो डिस्कस किया था कि कौन सा ऑर्गेनिज्म दुनिया में कहाँ पाया जाता है, यानी उसके कुछ फैक्टर को डिस्कस किया था, जैसे क्लाइमेट और प्लांट्स को हमने डिस्कस किया था कि ये दो बड़े फैक्टर हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को काज करते हैं। आज हमने डिस्कस करना है लिविंग वर्ल्ड इन टाइम। तो लिविंग वर्ल्ड इन टाइम बेसिकली ये डिस्कस करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में कि कौन से ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन कब हुई, वो दुनिया में कब उनकी तादाद ज़्यादा थी, किसी की कम हो गई, किसी की मज़ीद बढ़ गई। तो ये जो सारी बातें यानी हिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग वर्ल्ड इन टाइम के अंदर डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली हिस्ट्री को डिस्कस किया जाता है। अच्छा, जब से दुनिया में ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, दुनिया को तो आज से काफ़ी अरसे पहले आगाज़ हो चुका था, जब से दुनिया के अंदर ज़िंदगी का आगाज़ हुआ उस वक्त से काफ़ी सारे ऑर्गेनिज़म दुनिया के अंदर आते रहे और बाद ऑर्गेनिज़म की जो तादाद है वो मखसूस टाइम में कभी ज़्यादा होती थी, कभी कम हो जाती थी। जैसे अगर आप बुक में जो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट बना हुआ है उसको देखें, इसके बाद हम उसी को डिस्कस करेंगे जियोलॉजिकल टाइम चार्ट को। तो उसमें आप देख सकते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में इस तरह की डायग्राम बनी हुई है। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में इस तरह की डायग्राम बनी हुई है, कुछ ऑर्गेनिज्म के बारे में इस तरह की डायग्राम बनी हुई है। तो इन डायग्राम्स का मतलब क्या है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इस वक्त ज़्यादा थे, विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी तादाद कम हो गई। ये ऑर्गेनिज्म इस वक्त ज़्यादा थे और यहाँ आके इनकी एक्सटिंक्शन हो गई। ये ऑर्गेनिज्म इस वक्त ज़्यादा थे और विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी तादाद बढ़ रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि जब से ज़िंदगी का आगाज़ दुनिया में हुआ है, कोई भी ऑर्गेनिज्म उसकी जो अमाउंट है, उसकी जो तादाद है वो यकसा नहीं है। किसी की बढ़ रही है, किसी की बढ़ के कम हो गई, किसी की बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। तो यही बात यहाँ से स्टार्ट की है कि सिंस द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ वेरियस ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन एवॉल्व। विद द पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन होती रही और डोमिनेटेड का मतलब यही है कि उनकी तादाद ज़्यादा होती रही और बाज़ की कम हो गई, बाज़ की अभी तक ज़्यादा हो रही है। डोमिनेटेड दिस प्लैनेट ड्यूरिंग वेरियस पीरियड ऑफ जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। तो ये काम कब हुआ? जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के मुख्तलिफ पीरियड में ये काम देखने को मिलता है। अब बेसिकली इसी को हमने डिस्कस करना है कि जियोलॉजिकल टाइम चार्ट क्या है, इसको बनाया कैसे जाता है और इससे हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन तो हम बाद में करेंगे, लेकिन थोड़ी सी आपने जहन में रखनी है। पहले हम चार्ट के बारे में डिस्कस कर लें कि व्हाट इज चार्ट। कि चार्ट बेसिकली हमारे पास कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनाइज्ड डाटा होता है जिससे इंफॉर्मेशन लेना बड़ा आसान होता है। जैसे हर घर में एक कैलेंडर लगा होता है, तो कैलेंडर बेसिकली एक चार्ट है जो हमें बता रहा होता है कि इस वक्त इस दिन ये डेट होगी। तो चार्ट उस ऑर्गेनाइज्ड डाटा को कहा जाता है जिससे इंफॉर्मेशन लेना बड़ा आसान सा होता है। तो चार्ट, तो ये चार्ट हमें फौरन बता देता है ये ऑर्गेनिज्म दुनिया में इस वक्त इसकी एवोल्यूशन हुई, इस वक्त इनकी तादाद ज़्यादा थी, इस वक्त इनकी तादाद कम हो गई, या इनकी तादाद अब विद द पैसेज ऑफ टाइम बढ़ रही है। तो इस चार्ट से हम ये इंफॉर्मेशन लेते हैं, इसको हम कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। तो जियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ अर्थ। तो ज़मीन के ऊपर जो टाइम गुजरा है उस टाइम के गुजरने के को चार्ट की शक्ल में बनाया गया है, जिसको जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। अब इसमें क्या पढ़ते हैं इसको तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम मेथड्स को डिस्कस कर लेते हैं कि ये चार्ट बनता कैसे है, डाटा हमें मिलता कैसे है, कि कौन सा ऑर्गेनिज्म कब आया, उसकी तादाद कब ज़्यादा थी, कब कम थी, कौन सा ऑर्गेनिज्म नया है, कौन सा पुराना है। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं मेथड्स की, तो मेथड्स के लिए सबसे पहले हमें ऑर्गेनिज्म के बारे में एविडेंस मिलनी चाहिए कि ऑर्गेनिज्म की एविडेंस। और ये कहाँ से मिलती है? जब भी हम फॉसिल को डिस्कवर करते हैं, फॉसिल को स्टडी करते हैं, तो हमें एक एविडेंस मिलती है। फॉसिल की डिस्कवरी से, फॉसिल के स्टडी करने से हमें एक एविडेंस मिलती है। अच्छा, इस एविडेंस की रोशनी में साइंटिस्ट इस काबिल होते हैं कि वो चार्ट बना सकें। और साइंटिस्ट की बहुत बड़ी खुशनसीबी आप समझ लें कि ये जो हमें एविडेंस मिलती है फॉसिल से, फॉसिल को स्टडी करने से, फॉसिल को आप कह सकते हैं उनको डिस्कवर करने से,
इससे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन और बड़ी तरतीब से इंफॉर्मेशन मिली है। जैसे फॉर एग्जांपल हम छोटी सी मिसाल ले लेते हैं, वर्टिब्रेट्स। हम कहते हैं कि जब भी एवोल्यूशन हुई है तो एवोल्यूशन में जो लाइफ है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ गई है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ गई। तो जब हम वर्टिब्रेट की एवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे ज्यादा सिंपल स्ट्रक्चर है फिश का, उसके बाद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एम्फीबियंस का, उसके बाद कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है रेप्टाइल्स का, उसके बाद बर्ड्स और मैमल्स। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर के लिहाज से ये सीक्वेंस है। लेकिन जब हम एवोल्यूशन को देखते हैं तो एवोल्यूशन में सबसे पहले फिश की एवोल्यूशन का साइंटिस्ट अंदाज़ा लगाते हैं, फिर उसके बाद फिश से एम्फीबियन बने, एम्फीबियन से रेप्टाइल्स बने, रेप्टाइल से बर्ड्स और मैमल्स बने। ये किस बिहाफ पे मिला है हमें? क्योंकि जब हमने फॉसिल्स को देखा तो सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल फिश के थे, तो इसका मतलब है फिश सबसे पुरानी है। उसके बाद उससे नए एम्फीबियंस के थे, उससे नए रेप्टाइल्स के थे, बर्ड्स और मैमल्स के बहुत ही नए फॉसिल्स मिलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फिश की एवोल्यूशन वर्टिब्रेट्स में सबसे पहले हुई, उसके बाद एम्फीबियन की हुई, उसके बाद रेप्टाइल्स, उसके बाद बर्ड्स और मैमल्स। तो जब फॉसिल को इस तरतीब से यानी ढूंढा गया या फॉसिल इस तरतीब से मिले तो इसका फ़ायदा ये हुआ जो चीज़ बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से मिल जाए उसको मज़ीद ऑर्गेनाइज करना आसान होता है। तो साइंटिस्ट ने जब उनको बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से फॉसिल्स मिले तो उन्होंने उस ऑर्गेनाइज तरीके को मज़ीद ऑर्गेनाइज करके ये जियोलॉजिकल टाइम चार्ट बनाया। तो यही बात यहाँ मेंशन की गई है कि ये जो जब भी फॉसिल को डिस्कवर किया तो फॉसिल की डिस्कवरी से बायोलॉजिस्ट को फ़ायदा क्या हुआ कि बायोलॉजिस्ट को मौका मिल गया कि वो ऑर्गेनिज्म को टाइम सीक्वेंस के अंदर रख सकते हैं, यानी वक्त की एक तरतीब में रख सकते हैं। इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा ये हुआ। अच्छा, ये टाइम सीक्वेंस बनती कैसे है, यानी कौन सा ऑर्गेनिज्म पहले आया कौन सा बाद में आया, इसका हमें पता कैसे चलेगा? वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं लेकिन इनमें दो मेथड बड़े कॉमन है। एक को हम कहते हैं सेडिमेंटेशन मेथड, दूसरे को कहा जाता है रेडियो एक्टिव मेथड। तो बेसिकली सेडिमेंटेशन मेथड है क्या? सबसे पहले हमने देखना है कि वर्ड सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है। आपने अक्सर देखा होगा, आप एक गिलास पानी का लें, उसमें मिट्टी शामिल कर दें, थोड़े से कंकर पत्थर वगैरह शामिल कर दें और इसको शेक करना शुरू करें। जब आप इसको शेक करेंगे और उसके बाद उसको खड़ा कर दें, अब जो ही खड़ा करेंगे चीज़ें नीचे बैठना शुरू हो जाएंगी। जो भारी चीज़ें होंगी वो बहुत ज़्यादा नीचे बैठ जाएंगी, उसके बाद उससे हल्की चीज़ें उससे। अब ये जो नीचे बैठने का अमल है इसको सेडिमेंटेशन कहा जाता है। नीचे बैठने का अमल है उसको सेडिमेंटेशन कहा जाता है। और वो जो चीज़ें नीचे बैठ रही हैं इनको हम कहते हैं सेडिमेंट्स, और सेडिमेंट नीचे बैठ के लेयर्स बनाते हैं। तो सेडिमेंटेशन मेथड्स में हम ज़मीन में मौजूद डिफरेंट लेयर्स को डिस्कस करेंगे सेडिमेंटेशन मेथड के। अब ये लेयर बनी कैसे हैं? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये सरफेस ऑफ अर्थ है, सरफेस ऑफ अर्थ। आज से लाखों साल पहले हम सपोज करते हैं कि यहाँ ये 5 ऑर्गेनिज्म रहा करते, ए बी सी डी ई। हम सपोज कर लेते कि ये 5 ऑर्गेनिज्म यहाँ रहा करते थे। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम इनकी जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन जिस जगह ये रहते थे बाई चांस वहाँ इन्वायरमेंट फिजिबल नहीं रहा, सूटेबल नहीं रहा, तो उस इन्वायरमेंट के सूटेबल ना होने की वजह से इनकी डेथ होना शुरू हो गई। और जो ही डेथ हुई और इनकी ये मरने लगे तो मरकर ज़मीन जो मिट्टी की एक चादर है वो इनके ऊपर ऐसे लिपट गई, यानी आप कह सकते एक लेयर बन गई। फिर दुनिया के किसी और हिस्से से कुछ और ऑर्गेनिज्म आ गए, उन्होंने रहना शुरू कर दिया, FGHIJ, ठीक है। और ये यहाँ क्यों आए? क्योंकि यहाँ का इन्वायरमेंट उनको सूटेबल मिला। और फिर बाई चांस किसी भी वजह से, अब ये जो हम कहते हैं ना किसी भी वजह से, ये साइंटिस्ट को भी नहीं पता ये वजूहात क्या थी, इन्वायरमेंट कैसे बदल गया, क्यों बदला,
जब भी हम एवोल्यूशन की बात करते हैं तो सिर्फ हम हाइपोथेसिस को मेंशन करते हैं, कोई फैक्ट हम मेंशन नहीं कर सकते। तो यहाँ हमारे पास इनके साथ भी ये हुआ, इन्वायरमेंट के ख़राब होने की वजह से या किसी भी वजह से लेयर्स बनना शुरू हो गई, FGHI J, और यहाँ इनकी डेथ होना शुरू हो गई। उसके बाद कुछ ऑर्गेनिज्म फिर कहीं और से आए, वो यहाँ के रहना शुरू हो गए, फिर इनकी डेथ हो गई। और ये तो आप देख सकते हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ज़मीन में पहले एक लेयर्स बनी, फिर उसके बाद दूसरी लेयर बनी, फिर उसके बाद तीसरी, ऐसे काफ़ी सारी लेयर्स हैं जो ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्से में पाई गई हैं, और उन लेयर्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फॉसिल्स मिले हैं। तभी हम ये बात करते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म रहा करते थे, इनकी डेथ हो गई और फिर लेयर्स बन गई। तो ये जो मेथड है जिसमें लेयर्स को डिस्कस किया जाता है, इसको हम सेडिमेंटेशन मेथड कहते हैं। अब इसमें क्या पता चलता है कि अगर हम देखें तो सबसे जो पुराने ऑर्गेनिज्म है वो सबसे नीचे पाए जाते हैं, और जो उससे नए हैं वो उससे ऊपर वाली लेयर में पाए गए, जो उससे नए वो उससे ऊपर वाले। तो ये सेडिमेंटेशन मेथड ये बता देता है कौन सा ऑर्गेनिज्म पुराना है। जो जितना ज़्यादा नीचे होगा वो उतना ऑर्गेनिज्म पुराना होगा, जो जितना ज़्यादा ऊपर होगा वो उतना ऑर्गेनिज्म नया होगा। तो एज जियोलॉजिकल टाइम पासिस, कि जो हमारे पास ज़मीन के ऊपर टाइम गुजरा, लेयर्स बनना शुरू हुई, न्यू लेयर ऑफ सेडिमेंट। सेडिमेंट्स का मतलब हमने क्या कहा कि कोई चीज़ भी नीचे बैठ के वो जो लेयर बनाती है उसको हम सेडिमेंट्स कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं। ओल्डर ऑर्गेनिज्म शुड बी इन डीपर लेयर। तो अगर हम लेयर का मेथड देखें तो हमेशा ऑर्गेनिज्म जो पुराने होते हैं वो हमेशा नीचे वाली लेयर में होते हैं, लेकिन ये मेथड उसी वक्त काम करेगा जब ये लेयर सही सलामत हो, प्रोवाइडेड। तो यहां एक शर्त लगी है, बशर्ते के, शर्त के साथ कि सीक्वेंस ऑफ लेयर हैज नॉट बीन डिस्टर्ब। ये लेयर अगर खुदा न खासा यहां जलजला आ गया और सारी के सारी जो लेयर है वो ठीक ना रही, तो फिर हम इस मेथड को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सेडिमेंटेशन मेथड बेसिकली हमें बताता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म पुराना है, कौन सा ऑर्गेनिज्म नया है। अच्छा, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है वो है रेडियो एक्टिव मेथड। तो रेडियो एक्टिव मेथड के अंदर दो फायदे होते हैं। एक तो हम ऑर्गेनिज्म के बारे में बता सकते हैं ये ऑर्गेनिज्म पुराना है या नया है। दूसरा फायदा, हम उस ऑर्गेनिज्म की ऑलमोस्ट एज भी बता सकते हैं, ये ऑर्गेनिज्म कितने साल पुराना है। अब ये मेथड काम कैसे करता है? सबसे पहले रेडियो एक्टिव मेथड के अंदर हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की कंसंट्रेशन देखते हैं जो मुख्तलिफ किस्म के लेयर्स। पहले आपने देखना ये है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या हैं। हमारे पास एक ऐसे आइसोटोप्स जिनकी दो प्रॉपर्टी हो, उनको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है उनसे रेडिएशन निकल रही होंगी। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि उनसे रेडिएशन निकलने के बाद उनकी जो क्वांटिटी है वो कम भी हो रही होती। जैसे आपको यहाँ डायग्राम में नजर भी आ रहा होगा कि सबसे पहले क्वांटिटी इतनी थी, उसके बाद रेडिएशन निकलने के बाद क्वांटिटी इतनी रह गई, उसके बाद रेडिएशन निकलने के बाद क्वांटिटी इतनी रहेगी, उसके बाद रेडिएशन निकलने के बाद क्वांटिटी इतनी रहेगी। तो यहां एक टर्म इस्तेमाल होती है जिसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ से क्या मुराद है कि हाफ लाइफ बेसिकली रेडियो एक्टिव आइसोटोप की वो लाइफ होती है जिसमें वो आधा, यानी आप कह सकते हो वो आधा रेडिएशन निकलने के बाद उसकी क्वांटिटी आधी रह जाए। जैसे एक हमारे पास रेडियो एक्टिव था 1 kg, तो जब इसकी क्वांटिटी 500 ग्राम रह गई तो हम कह सकते हैं ये 1 हाफ लाइफ गुजर गई, 1 हाफ लाइफ गुजर गई। तो आपने ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट के बारे में 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। ऐसे एलिमेंट, ऐसे आइसोटोप जिनसे रेडिएशन निकले और रेडिएशन निकलने के बाद उनकी क्वांटिटी कम हो, और वो टाइम जिसमें उनकी क्वांटिटी आधी रह जाए, वो क्या कहलाता है? हाफ लाइफ कहलाते हैं। उसके बाद रेडियो एक्टिव आइसोटोप काम कैसे करते हैं और इसके जरिए से हम एज कैसे मालूम करते हैं? पहले तो आपने याद रखनी है कि जब हम लेयर्स को चेक करते हैं उसमें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट को कंपेयर करते हैं कि कौन से लेयर में कितने रेडियो एक्टिव एलिमेंट पाए जाते हैं। तो यहाँ से आपको साफ नज़र आ रहा होगा जो लेयर पहले बनी है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे पास ये लेयर पहले बनी तो इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट उस वक्त ज़्यादा होंगे, ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम इनके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तादाद कम होना शुरू होगी। इतनी देर में ये लेयर बन गई, तो जब ये लेयर बनी उस वक्त जो पुरानी लेयर है उसमें तादाद कम हो चुकी होगी, लेकिन जो नई लेयर है उसमें ज़्यादा हो।
जो ही वक्त गुजरा नीचे वाली में मजीद कम हो चुकी होगी और इसमें थोड़ी पहले से कम हो चुकी, और जो नई लेयर बनी उसमें ज्यादा होगी। ठीक, तो आप देखें तो इसका मतलब ये है कि यहाँ अगर लेयर्स के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स या आइसोटोप को कंपेयर किया जाए तो जो पुरानी लेयर है उसके अंदर कम होते हैं और जो नई लेयर है उसके अंदर ज्यादा होते हैं। तो यही बात लिखी हुई है, जो ओल्डर लेयर है कंटेन फ्यू रेडियो एक्टिव आइसोटोप देन यंगर लेयर्स। ठीक, तो यहां से अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा फॉसिल पुराना है। फॉसिल्स के अंदर भी हम चेक करते हैं क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म के अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कुछ अमाउंट होती है, और लेयर्स के यानी सॉइल के अंदर भी हम चेक करते हैं। अच्छा, इससे हमें एज का कैसे पता चलता है? जैसे यहाँ एक छोटा सा मैं आपको हिंट दे देता हूँ, वैसे है तो ये कॉम्प्लिकेटेड मेथड। जब भी हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप की और जब भी फॉसिल्स को हम देखते हैं तो सबसे पहले रेडियो एक्टिव आइसोटोप की अमाउंट कम क्यों होती है? क्योंकि वो स्टेबल एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है। जैसे यहाँ एक बहुत कॉमन एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव मेथड के अंदर देखा जाता है, जिसको हम कार्बन 14 कहते हैं। तो कार्बन 14 के जरिए से अगर हम किसी भी एज का पता चला रहे हैं, उसको हम कार्बन डेटिंग मेथड कहा जाता है। तो कार्बन 14 जब उसमें से रेडिएशन निकल जाती है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? N14 के अंदर। हम कार्बन 14 की जो हाफ लाइफ है वो है 5730 साल, 5730 साल। तो इसका मतलब ये है कि 5730 साल के अंदर आधा कार्बन 14 N14 के अंदर कंप्लीट हो जाए। जैसे मैं यहां छोटी सी एग्जांपल देता हूं, ये मैंने 12 मॉलिक्यूल कार्बन 14 के ड्रा किए, तो इसमें से 6 मॉलिक्यूल जब N14 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, N14 के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि 5730 साल गुजर गए। तो जब भी हम फॉसिल से सैंपल कलेक्ट करते हैं तो इसमें हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट और उसके साथ पाए जाने वाले जो स्टेबल एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव से कन्वर्ट होके बने हैं उनकी अमाउंट चेक करते हैं। अगर उनकी अमाउंट हो इक्वल, जैसे यहां फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है इक्वल, तो इसका मतलब है 1 हाफ लाइफ गुजर चुकी होती है। अगर हमने सैंपल कलेक्ट किया और उसमें से कार्बन और नाइट्रोजन को हम कंपेयर करें और उसमें हमें ये क्वांटिटी मिले कि आधे कार्बन के हों, आधे किसके हों, नाइट्रोजन के हों, तो इसका मतलब ये है कि उस सैंपल को 5734 साल गुजर चुके हैं। अच्छा, जैसे अब हमारे पास 6 रह गए। अब इस 6 के अंदर वो अरसा जिसमें से 3 और, यानी अब 6 के हाफ करेंगे तो 3 बचेंगे, तो 3 और N14 में कन्वर्ट होंगे, तो इसका मतलब है 1 और हाफ लाइफ गुजरी। तो इसका मतलब यह है कि अगर 3 गुना हो स्टेबल एलिमेंट और 1 गुना हो रेडियो एक्टिव एलिमेंट सैंपल से जो हमने इकट्ठा किया, तो इसका मतलब है 2 हाफ लाइफ गुजर चुकी है। तो इस तरह हम कैलकुलेशन करते हैं। तो ये एक सिंपल सा मेथड है लेकिन है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, इससे आपको थोड़ा आइडिया हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये परसेंटेज है कि 12 एटम में से 9 एटम नाइट्रोजन 14 में कन्वर्ट हो गए, बाकी 3 रह गए कार्बन 14 के अंदर, तो इसका मतलब है इस सैंपल को 11,460 साल गुजर चुके हैं। तो कार्बन डेटिंग मैक्सिमम जो हमें एज तक बताता है वो 70,000 साल तक की एज बता सकते हैं। तो इसलिए हम फिर दूसरे रेडियो एक्टिव एलिमेंट को भी साथ देखते हैं जो आप कह सकते हैं बिलियंस ऑफ ईयर्स को बता, जैसे पोटाशियम और आर्गन। पोटाशियम रेडियो एक्टिव होता है और जब रेडिएशन निकलती है तो उसमें, और तो इसकी जो हाफ लाइफ है वो तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ साल के करीब है। यानी आप कह सकते हैं जैसे हमने यहाँ 12 एटम्स लिए थे C14 के, अगर 12 एटम हो पोटाशियम के और उसमें से कुछ अरसे बाद आप आर्गन के 6 एटम बन जाए और पोटाशियम के 6 एटम, तो इसका मतलब ये है कि उस सैंपल को तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ साल गुजर चुके हैं। तो हम इस तरह करके एग्जैक्ट रेडियो एक्टिव मेथड के जरिए से हम रॉक की कोई भी एज बता सकते हैं। तो रेडियो एक्टिव मेथड के 2 फायदे हैं, पहला कि हम उसकी एज बता सकते हैं, दूसरा हम उसके अंदर बता सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म, ये सैंपल, ये लेयर पुरानी है या नहीं है। अच्छा, सपोज हमने इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के जरिए से हमने इस लेयर की उम्र मालूम की 500 मिलियंस,
और जो हमने दूसरी लेयर इसकी मालूम की 50 मिलियंस, और तीसरी लेयर है इसकी उम्र है 10 मिलियंस। तो जब भी हम इन लेयर का कंपैरिजन करते हैं तो हमें फॉसिल की जो रिलेटिव एज है उसका पता चलता है। अब रिलेटिव एज से क्या मुराद है, जैसे एक शख्स है ए, दूसरा शख्स है बी, इसकी उम्र है 75 साल, इसकी उम्र है 50 साल, तो मैं कहता हूं ए बी से 25 साल बड़ा है, या ए बी ए से 25 साल छोटा है। तो ये जो 25 साल का वर्ड है ये उसकी रिलेटिव एज कहलाती है। यानी जब दो चीज़ों को कंपैरिजन करें और उसके बाद हम कोई रिजल्ट निकाले वो उसकी रिलेटिव एज कहलाती है। जैसे हम जब भी कंपैरिजन ऑफ लेयर करते हैं तो फॉसिल की रिलेटिव एज से मिलती है। तो इसका मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि सी एक्स, दोनों में से ये तो आपको नजर आ रहा हो सी पहले आया, लेकिन कितने अरसा पहले आया, तो 10 मिलियन के बाद आया एक्स और 100 मिलियन पहले आया सी। तो इसका मतलब ये है कि एक्स सी से तकरीबन 90 मिलियन बाद आया। इसी तरह जी को हम जी के साथ कंपैरिजन करना चाहें तो ये 50 मिलियन साल पहले, ये 10 मिलियन साल पहले, तो रिलेटिव एज क्या बनेगी, जी से तकरीबन 40 मिलियन बाद में आया। तो इस तरह हम रिलेटिव एज बता रहे होते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म पहले ऑर्गेनिज्म से कितना अरसा पहले आया या बाद में आया। अच्छा, दूसरी बात, ये साइंटिस्ट का ख्याल है कि जो एक लेयर में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनका जो जियोलॉजिकल पीरियड है वो एक ही होता होगा, वो इकट्ठी जिंदगी गुजारते होंगे और बाई चांस इन्वायरमेंट के फेवरेबल ना होने की वजह से उनकी शायद डेथ भी इकट्ठी हुई होगी। जैसे ए बी सी डी ई ये एक लेयर में पाए जाते हैं, तो आप साइंटिस्ट का ख्याल है चूंकि ये दो सारे एक लेयर में पाए गए हैं तो इनका जो जिंदगी गुजारने का टाइम है वो भी शायद जमीन पर एक ही होता होगा। तो जब भी हम कंपैरिजन ऑफ लेयर करते हैं तो फॉसिल की रिलेटिव एज के बारे में अंदाजा होता है, और फॉसिल जो एक ही लेयर में पाए जाते हैं उनका पीरियड भी एक होगा, ये साइंटिस्ट का ख्याल है। तो ये हमारा लिविंग वर्ल्ड इन टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकते हैं, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में ये दो मेथड को कंपैरिजन पूछ सकते हैं कि सेडिमेंटेशन और रेडियो एक्टिव मेथड में क्या डिफरेंस है, या ये भी हो सकता है कि जियोलॉजिकल टाइम चार्ट को बनाने के लिए कौन कौन से मेथड इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, यहाँ एक जो मैंने पहले डिस्कस किया था कि जियोलॉजिकल टाइम चार्ट, मैंने कहा था इसकी डेफिनेशन सबसे एंड पे हम करेंगे। तो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, अगर आप देखें तो हम यहाँ दो बातें डिस्कस कर रहे हैं। जितना भी हमारा लेक्चर है कि हमने लेयर्स को डिस्कस किया और लेयर्स में मौजूद फॉसिल्स को डिस्कस किया। तो जियोलॉजिकल टाइम चार्ट ये बेसिकली एक टाइम सीक्वेंस है ज़मीन की तारीख की, कि ज़मीन की तारीख को हमने एक चार्ट की शक्ल में लिखा है, और उस तारीख में हम पढ़ते क्या है कि ज़मीन में लेयर्स बनी कब हैं और उन लेयर्स में फॉसिल कौन कौन से पाए जाते हैं, और ये सारा काम क्यों किया जाता है, ताकि हमें इंफॉर्मेशन पता चले कि शुरू की ज़िंदगी कैसी थी। यानी आपने 4 पॉइंट जहन में रखने हैं कि ज़मीन की तारीख को हमने तरतीब में लिखा है, उस ज़मीन की तारीख में हम पढ़ते क्या क्या है, ज़मीन में लेयर्स कौन सी बनी, ज़मीन में फॉसिल्स कौन से हैं, और उन फॉसिल्स को पढ़ा क्यों जाता है, ताकि हमें अर्ली लाइफ के बारे में अंदाज़ा हो सके। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसको बार बार सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपकी कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर होंगे। तो इंशाल्लाह अगला जो हमारा टॉपिक है वो है फाइलेटिक लिनिएज वाला। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।